चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ सरवरी। हाँ सर। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम ना फरवरी लास्ट तक हो ही जाए। तो जेई मेंस का, तो जेई मेंस की फॉर्म भर गई है? नहीं सर, टाइम है, आज नहीं तो कल। ओके ठीक। चलो तो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। कौन सा पार्ट्स हमें पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन और फोटोन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन से रिलेटेड थ्योरी हमें पढ़ने है। और कौन सी चीजें पढ़नी है इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन से रिलेटेड? इलेक्ट्रॉन को स्पेशली पढ़ेंगे हम लोग अलग से, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी को और फोटोन की थ्योरी को। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जब फोटोन इंटरेक्ट होगा मैटर से, थ्योरी रिलेटेड विद इंटरेक्शन, थ्योरी रिलेटेड विद इंटरेक्शन ऑफ फोटोन एंड मैटर। फोटोन और मैटर का जब इंटरेक्शन होगा तो उससे जो थ्योरी निकल करके आएगी उसको डिस्कस करना है फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में? इलेक्ट्रॉन के बारे में और उसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है, फोटोन और उसकी थ्योरी को डिस्कस करना है, और जब फोटोन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उस थ्योरी को हमें डिस्कस करना है। कौन कौन सी थ्योरी आएगी यहाँ पे उसको मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो फोटोन के बारे में मैं आज स्टडी करूंगा। ये इसी वाले पार्ट को हम रखेंगे आज की क्लास में, फर्स्ट पार्ट। इसमें सारी चीजें आ जाएगी। कौन कौन सी चीजें आ जाएगी? जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से पार्ट में होगा? ये वाला पार्ट में, फोटोन एंड मैटर का जब इंटरेक्शन होगा, फोटोन या लाइट की जब इंसिडेंट होगी किसी मेटल या कंडक्टिंग बॉडीज पे, तो वहां पे देखेंगे कि एक इफेक्ट जनरेट होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी तरह से एक्सरे की जनरेशन कैसे होती है? तो जब फोटोन हीट करेगा ना किसी हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को, तो वहां पे देखेंगे कि एक्सरे जनरेट होगी। तो ये दोनों थ्योरी इंटरेक्शन से रिलेटेड, इसको हमें स्टडी करना है। और बहुत सारी थ्योरी है जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन को स्पेशली डील करेगा, जैसे प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये क्या एक्सप्लेन करेगा? प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी फोटोन को एक्सप्लेन करेगा। इसके बाद आएगा आइंस्टाइन, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों को रिलेट करेगा, मास और एनर्जी दोनों को रिलेट करेगा, एक साथ करेगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब मैटर, फोटोन का मतलब एनर्जी, मैटर और एनर्जी को एक साथ रिलेट करेगा ये थ्योरी। इसके बाद इसी आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस और प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि एक और थ्योरी जनरेट होगी जो कहलाएगी डी ब्रॉगली मैटर वेव। डी ब्रॉगलीज मैटर वेव, है ना। तो हम इस पार्ट में इन सारे थ्योरी को डिस्कस करेंगे, इन सारे थ्योरी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट आ गया समझ में। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस हाँ करेंगे सर। मॉडर्न फिजिक्स के सेकेंड पार्ट में एटॉमिक थ्योरी को। एटॉमिक थ्योरी में रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोस मॉडल, इनको डिस्कस करेंगे।
केवल उन पार्ट को टच करेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। एटॉमिक थ्योरी के बाद न्यूक्लियर थ्योरी आएगी। न्यूक्लियर थ्योरी में न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में इसके रेडियो एक्टिविटी की भी स्टडी करेंगे और साथ में न्यूक्लियर रिएक्शंस की भी बात करेंगे। तो ये सेकेंड पार्ट में होगा। और थर्ड पार्ट में हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। कौन कौन से डिवाइसेज हैं सेमीकंडक्टर के, आपको पता है? उन सब को स्टडी करना है। जैसे है पीएन जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर, है ना, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ये स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल पर्पस डायोड भी होते हैं। स्पेशल पर्पस डायोड, उनको भी स्टडी करना है। स्पेशल पर्पस डायोड्स कौन कौन से हैं? जैसे लेड, लाइट इमिटिंग डायोड, लेड, फोटो डायोड, फोटो सेल और बहुत सारी चीजें हैं। फोटो डिटेक्टर, फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर एक ही चीज हो गया, फोटो सेल। तो इन सब की हमें स्टडी करनी है। यह स्पेशल पर्पस डायोड्स होगा। ये थर्ड पार्ट हो गया। लास्ट जो पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट में हमें स्टडी करना है कम्युनिकेशन। फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे किसकी? फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। लॉजिक गेट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसकी बात करेंगे। केवल उन पार्ट को टच करेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यह है हमारा पूरा चार्ट जिसको कि हमें करना है। आज के क्लास में ये चीजें करेंगे। फर्स्ट वाली पार्ट आज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली पार्ट में क्या करना है? फोटोन और इलेक्ट्रॉन की थ्योरी को स्टडी करनी है। फोटोन और थ्योरी, चलो तो फर्स्ट पार्ट की हेडिंग डल गई, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन थ्योरी, एक एक थ्योरी को समझते जाएंगे, क्वेश्चन बनता जाएगा। पहली थ्योरी, फर्स्ट थ्योरम जो आता है, फर्स्ट जो लॉ आती है, फर्स्ट थ्योरी आती है प्लैंक की। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? कहता है कि लाइट ना कंटिन्यूअस नहीं चलती है, लाइट डिस्क्रीट फॉर्म में चलती है, पैकेट के रूप में मूव करती है। लाइट कैसे मूव करती है? पैकेट के रूप में मूव करती है। और इसी पैकेट को नाम दिया फोटोन। इसी पैकेट को क्या नाम दिया? फोटोन। बाद में इसी फोटोन को आइंस्टाइन ने एक अलग नाम दिया है। इसी को क्वांटम बोला है। क्या बोला है? क्वांटम बोला है। बाद में जाकर के यहाँ पे इस थ्योरी में फोटोन बोला गया है। तो क्या बोलता है ये थ्योरी? कि जो लाइट की मूवमेंट है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है। लाइट कैसी है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है, अलग अलग पैकेट के फॉर्म में चलती है। और हर पैकेट का नाम क्या दिया गया? फोटोन। और फोटोन, हर फोटोन की स्पीड फिक्स होगी, जो लाइट की स्पीड होगी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फोटोन के पास एनर्जी कितनी होगी? तो हर फोटोन के पास एनर्जी होगी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। जैसे अगर बात करें एक पैकेट है रेड वाला,
एक है रेड फोटोन और दूसरा मान लो एक ब्लू फोटोन है, ब्लू कलर का एक फोटोन है, तो किसमें ज्यादा एनर्जी होगा? रेड वाले में एनर्जी ज्यादा होगा कि ब्लू वाले में? किसमें ज्यादा एनर्जी होगा? ब्लू। ब्लू वाले में, क्योंकि ब्लू वाले की फ्रीक्वेंसी रेड वाले से ज्यादा होती है, तो इसलिए ब्लू वाले की एनर्जी ज्यादा हो गई। ब्लू वाले की एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा हो गई रेड वाले से, रेड वाले से ज्यादा हो गई इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, एनर्जी ज्यादा हो गई। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते ही क्या आएगी? एक कांस्टेंट आएगी। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एफ है, तो इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। हियर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका यूनिट डायमेंशन आपको पता रहना चाहिए। यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी यूनिट बताओ? जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगी? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगी ml2t-1। ये यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गए, ये प्लैंक कांस्टेंट के। और पता है एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है, कौन है बताओ? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जिसे हम लोग एल से लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट एच की डायमेंशनल फार्मूला सेम होती है, सेम होती है। और वो क्या होती है? ml2t-1 होती है, ये भी याद रखना। तो पहली थ्योरी क्या बोलता है कि लाइट कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। हर पैकेट की एक खास एनर्जी होती है। जैसे अगर हम जानना चाहते हैं, मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑर्डर या रेंज ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट फोटोन एनर्जी। हम लोग अप्रोक्सीमेशन जानना चाहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो विजुअल लाइट के फोटॉन्स होंगे उसकी एनर्जी लगभग लगभग क्या हो सकता है। तो निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। मान लो किसी भी कलर का ले लो ना, मान लो हम ले लिए, कौन से कलर का ले लिया? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का फोटोन लिया, 1 फोटोन ऑफ ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ लगभग होती है 400 नैनोमीटर। कितनी होती है? लगभग 400 नैनोमीटर। तो इसकी एनर्जी हम निकाल करके देखते हैं किस ऑर्डर में आता है, जिससे हमारे माइंड में रहना भी चाहिए कि जो विजिबल लाइट की एनर्जी है इस ऑर्डर में है। तो एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो एनर्जी होती है H इंटू एफ। और ये जो प्लैंक कांस्टेंट होती है ना, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 10⁻34, इतनी होती है SI में। SI यूनिट ये होती है। कभी कभी इसकी एक वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होती है, वो भी मैं लिख देता हूँ 4.14 10⁻15, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी? 4.14 10⁻15, क्योंकि जो एनर्जी की यूनिट मॉडर्न फिजिक्स में यूज होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, SI यूनिट बहुत कम यूज होगी। अब बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है विजुअल लाइट की? तो फ्रीक्वेंसी होती है, एफ होता है C/λ। एफ क्या होती है? C/λ होती है। और लैम्डा की वैल्यू लगभग कितनी होती है जानते हैं? विजिबल लाइट में लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर का होता है। हम लगभग लगभग निकालना चाहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना चाहते। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 10⁻⁷ के ऑर्डर का। या आप देख लो, अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं हम।
रख देते हैं वैल्यूज 4.14 10 का पावर -15 और लाइट का स्पीड पता है 3 × 10⁸ होती है और वेवलेंथ अभी अभी लिखा था 400 नैनोमीटर। देखो यहाँ लिखा है 400 नैनोमीटर, तो 400 नैनो का मतलब 10 का पावर -9। यहाँ -9 है और ये 2 है, तो देखो -7 के ऑर्डर में आया कि नहीं आया। तो याद रखना कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, विजिबल लाइट की वेवलेंथ वो 10 के पावर -7 मीटर के ऑर्डर में होता है। अब इनको जरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है। 4.14 10 का पावर -15 3/4 ये हो गया -7 जो कि ऊपर में जाके 15 हो गया, तो 15 से 15 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। कितनी आई? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी। ब्लू कलर का ब्लू कलर मान लो यहाँ पे है और रेड कलर यहाँ पे है, तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, तो ब्लू कलर का मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ब्लू कलर का वेवलेंथ लिया था 400 नैनोमीटर और रेड का होता है 800 नैनोमीटर। तो बता सकते हो इसकी एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी इसकी एनर्जी? रेड कलर के फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? तो वेवलेंथ दुगना हो गया तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा ना। हाँ और सर। फ्रीक्वेंसी हाफ होगा तो एनर्जी हाफ होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं तो हाँ इससे सर। ना एक आइडिया लगता है, इससे एक आइडिया लग जाता है कि विजिबल लाइट से एक आइडिया लगता है कि विजिबल लाइट फोटोन की एनर्जी किस ऑर्डर में लगभग रह सकती है, किस ऑर्डर में रह सकती है। तो सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, ऐसे दिया रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से गिवन रहे तो समझ जाओ कि वो कौन सी लाइट यूज कर रहा है, विजिबल लाइट यूज कर रहा है। कौन सी लाइट यूज कर रहा है? विजिबल। विजिबल लाइट यूज कर रहा है। तो इस तरीके से एक अनुमान लगा सकते हैं, फोटोन के एनर्जी को देख करके पता कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है, किस रेंज में वो लाई कर रहा है। चलो, तो ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन करा कि लाइट काउंटेबल है, डिस्क्रीट ऑर्डर में चलती है, यानी पार्टिकल नेचर का है, वेव नेचर का नहीं है। ये थ्योरी क्या बताता है कि अगर पैकेट के फॉर्म में चल रहा है तो उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर का है। दूसरा थ्योरी आता है, हाँ तो इसको मैं और भी थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ। प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी आई उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला आ गया उसको अरेंज कर लेते हैं। फॉर्मूला आ गया कि एनर्जी होगी H×F। अच्छा, F को C/λ भी लिख सकते हैं कि नहीं? C/λ भी लिख सकते हैं। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया E=hf और hc/λ। तो ये एक फॉर्मूला बन गया प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। अब एक सेकेंड थ्योरी आ रही है, सेकेंड थ्योरी, जिसको हम लोग बोलेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये क्या कहता है थ्योरी कि मान लो कहीं पे भी स्पेस में एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो एनर्जी अगर कंडेंस हो जाए तो वो मास का रूप ले लेता है। यानी एनर्जी और मास में केवल स्टेट्स का अंतर है। मास कभी भी एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी कभी भी मास में चेंज हो सकता है। मास को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी को कंडेंस करके मास बनाया जा सकता है। और रिलेशन क्या है,
मान लो एनर्जी E है और मास बना m, तो इस m और E में क्या रिलेशन है? तो आइंस्टाइन ने बोला था एनर्जी होगी mc²। एनर्जी क्या होगी? mc²। यहाँ पे m क्या है? m यहाँ पे बॉडी जब रुका है उस समय की मास है, तो इसलिए इस मास को हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं? रेस्ट मास बोलते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं m0 से। यानी बॉडी जब रेस्ट में रहेगी तो ये एनर्जी होगी, अगर रेस्ट में नहीं रहेगी तो एनर्जी क्या होगी? तो रेस्ट में नहीं होगी तो कुछ मास अलग होगा। मान लो कि मास होगा m, तो m कैसे लिखेंगे? तो m लिखेंगे m0 √1 - v²/c²। इस फॉर्मूले से m को निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे, c² से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके एनर्जी आएगी। तो ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। अच्छा, दोनों को कंबाइन तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी एनर्जी दिख रहा है, और आइंस्टाइन ने बोला जहां भी एनर्जी है वो मास का ही रूप है, तो दोनों थ्योरी को कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइनिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो पहला थ्योरी कहता है कि एनर्जी होता है hc/λ, ये इससे लिखा था। और मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है कि एनर्जी को आप लिख सकते हो m0 × c²। सही है क्या? तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, या m0 क्यों, m ही लिख देता हूँ, m × c²। m क्या है? किसी स्पीड पे मास होगा m, किसी स्पीड v पर मास m है। तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम कर दो, hc/λ हो जाएगी m × c²। तो c से c कट गई, तो लैम्डा की वैल्यू देखो क्या आती है, h/m × c। क्या आती है? h/m × c, ये आ जाती है। यानी किसी लाइट का अगर वेवलेंथ दिया हो ना, तो उसको मास में भी कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं। अच्छा, मास इंटू स्पीड क्या होती है? मोमेंटम होती है क्या? मास इंटू स्पीड मोमेंटम होती है। तो इसको h/p भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? h/p लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। तो लैम्डा को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। लैम्डा क्या हो गई? लैम्डा हो गई h/p। लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं h/p। यानी ये क्या बता रहा है रूल? ये बता रहा p फॉर मोमेंटम, और मोमेंटम किसको रिप्रेजेंट करता है पता है? मैटर को रिप्रेजेंट करता है, मास के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और लैम्डा वेवलेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो वेव को रिलेट कर देता है मैटर के साथ। ये एक ऐसा रिलेशन है जो वेव को मैटर के साथ रिलेट कर देता है। और इस तरीके के कॉम्बिनेशन का काम किसने किया था? तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन का काम किया था डी ब्रॉगली ने। तो डी ब्रॉगली ने क्या करा? डी ब्रॉगली ने एक अदर वेव को इंट्रोड्यूस किया, डी ब्रॉगलीज मैटर वेव। इसने बोला कि हर मैटर एक वेव है और हर वेव एक मैटर है। डी ब्रॉगलीज का थ्योरी यहाँ से क्या आया? डी ब्रॉगलीज का थ्योरी ये निकल करके आया, ईच वेव रिप्रेजेंट मैटर और ईच मैटर रिप्रेजेंट अ वेव। रिप्रेजेंट अ वेव यानी मैटर और वेव एक साथ रह सकते हैं ना, मैटर और वेव एक साथ हो सकते हैं। जैसे मान लो 200 ग्राम का कोई बॉल है
और ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो क्योंकि इसके पास मास है, तो मास के वजह से ये मैटर तो है, ये तो हमें पता चल रहा है ये मैटर है। क्या ये वेव है? अगर वेव है तो इसकी वेवलेंथ कहाँ है? तो वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। वेवलेंथ होता है h/p। p क्या होती है? मोमेंटम। मोमेंटम को लिख दो। मास हो गई 200 ग्राम, ग्राम को केजी में बदलेंगे, ये हो गई इनटू स्पीड है 20। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं 6.62 10⁻⁻34। तो इस तरीके से इस बॉल का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेवलेंथ किस ऑर्डर में आता है देखते हैं। 6.62 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे -1 आएगा और ये 0 कर देगा, सारा 0 कट गया। 10⁻⁻34। तो देखो वेवलेंथ क्या आया? जो वेवलेंथ आया है काफी लो आया। वेवलेंथ आया है लगभग, देख लो यहाँ से 4 1 जा 4 है ना, और कितना आ जाए 1.6 10⁻⁻34। ये ऑर्डर आया, बहुत कम है। 10⁻⁻34 मीटर न्यूक्लियस का भी साइज नहीं है, इलेक्ट्रॉन का भी साइज नहीं है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। तो कम स्पीड से जो मूविंग मैटर होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ होती नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, वेवलेंथ होती है लेकिन नेग्लिजिबल होती है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेव नेचर है, वेव नेचर नेग्लिजिबल है, और मैटर का जो नेचर है, मैटर का जो नेचर है वो डोमिनेंट है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ओवरऑल बॉडी हैव मैटर नेचर, ऐसे बोला जा सकता है। यानी दोनों नेचर है, एक कम है एक ज्यादा है। तो ओवरऑल ज्यादा कौन सा नेचर का है? मैटर का नेचर ज्यादा है। तो इसलिए जनरली इस बॉडी को मैटर बोली जाती है, लेकिन ये वेव भी है। समझ में आ गया डी ब्रोगलीज का क्या थ्योरी था मैटर वेव का? हाँ सर। अब यहाँ से जो फॉर्मूला हाँ, सर। जनरेट होकर के आएगा वो काफी यूजफुल है, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कौन सा फॉर्मूला आया था? प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी में फॉर्मूला आया था एनर्जी इक्वल्स टू HF इक्वल्स टू hc/λ। और दूसरा था रिलेशन मास एनर्जी इक्विवेलेंस का, E इक्वल्स टू mc²। और इसी m को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं m0 √1 - v²/c², ऐसे लिखा जा सकता है। और तीसरा है इन दोनों को रिलेट कर लो। रिलेट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा h इक्वल्स टू p, h इक्वल्स टू या लेमडा इक्वल्स टू लिखें, लेमडा इक्वल्स टू h/p, ये रिलेशन आ जाती है। अच्छा, लेमडा अपॉन पी को क्या लिख सकते हैं? पी मोमेंटम है तो मोमेंटम को m भी लिख सकते हैं। अच्छा, मोमेंटम को √2m के लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ जल्दी। मोमेंटम को √2m के लिख सकते हैं कि नहीं? के हाँ। काइनेटिक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी को ½mv² लिखते हैं। और मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा mv²/2m, यानी p²/2m। तो p²/2m काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो p को क्या लिख सकते हैं? √2m के नहीं लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज इनटू वोल्टेज लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है?
चार्ज इंटू वोल्टेज। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये वाला फॉर्मूला। तीसरा ये जो फॉर्मूला लिखा, इसका एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन में बोला भी गिवन है, पार्टिकल दिया है, पार्टिकल बोला कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी। तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैसे लिखेंगे? तो वेवलेंथ का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू वी। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की मास जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की चार्ज जानते हैं, केवल भी जो गिवन रहेगा उसको रखना पड़ेगा। तो इस h m और q की वैल्यू को रख दो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 150/v। क्या आ जाएगा? अंडर रूट 150/v। तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकालने का जब भी आ जाए तो इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, h की वैल्यू, m की वैल्यू, q की वैल्यू नहीं रखेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट 150/v। और ये फॉर्मूला ही ज्यादा यूज में आएगी। कभी कभी अंडर रूट 150 को लिख सकते हो 12.27। 12.27 अंडर रूट 150 की वैल्यू है। लेकिन ये जो वेवलेंथ आ रही है वो एंगस्ट्रॉम में आ रही है। किस में आ रही है? एंगस्ट्रॉम में आ रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हो गई। इसी तरीके से मान लो अगर हमें प्रोटॉन की वेवलेंथ निकालनी है, प्रोटॉन की वेवलेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बताओ? प्रोटॉन की वेवलेंथ निकालनी है तो क्या चेंज आएगा? मास में ही तो चेंज आएगा ना। हाँ। और मास में कितना चेंज आएगा आपको पता है? मास ऑफ 10। प्रोटॉन लगभग 36 टाइम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ना? हाँ। हाँ सर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 150 डिवाइडेड बाय 1836 इंटू वी। देखो हाँ। यहाँ पे मास मास 1 था, तो यहाँ पे आ गया 1836। नहीं हाँ सर। तो ओवरऑल कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 150/1836 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, यही ना? तो वैल्यू जब निकालोगे तो 0.286 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0.286। 0.286। ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो हाँ वैल्यू सर। बस याद रखनी है, आप कैसे आया है वो ज्यादा मतलब का नहीं है। कौन सा आप याद रखेंगे? ये वाला फॉर्मूला केवल याद रखेंगे, केवल ये वाला, केवल ये वाला यूज में आता है। ये सब तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये यूज में कभी नहीं आता है, ठीक है? इसी तरीके से ड्यूट्रॉन के लिए अगर निकालो, ड्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी बताओ? ड्यूट्रॉन के लिए क्या होगी? तो मास जो ड्यूट्रॉन की होती है ना, वो प्रोटॉन के मास का दुगना होता है। क्या होता है? 2 टाइम्स होता है। तो कंपेयर करके बताओ क्या होगा? ऐसे हो जाएगा ना, 0.43 ऑन। 1836 मल्टीप्लाई 2 इंटू वी, यही तो होगा। हाँ सर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.286 बाय अंडर रूट 2 इंटू वी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? सॉरी 0.286 है, तो 0.286 अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4 अंडर रूट वी, यही तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो इसका वैल्यू हाँ सर। निकालोगे तो आ जाएगा 0.201 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0.201, ये आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल के लिए निकालो।
अल्फा पार्टिकल के लिए निकालो तो क्या हो जाएगी? तो अल्फा पार्टिकल पता है ना, मास अल्फा का 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो इसकी वैल्यू निकालो तो 0.101 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.101 आ जाएगा। समझ में आया? हाँ किसी का भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हाँ याद सर। कौन सा रखना है? केवल इलेक्ट्रॉन का याद रखना है। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन का याद रखना है। डी ब्रॉगली वाले, हाँ जैसे मान लो क्वेश्चन में बोला है एक बॉडी रुकी हुई थी, एक बॉडी क्या थी, रुकी हुई थी, और ये एक्सेलरेट कर रहा है, या मान लो रुकी हुई नहीं थी, ऐसा मानते हैं, यू स्पीड से चल रहा है 0 टाइम, और एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन है ए नॉट, और किसी समय टी टाइम हो गया टी, मास है बॉडी की एम। तो आप बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी क्या होगी? बता सकते हो क्या? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बॉडी एट टाइम टी क्या हो जाएगी? सिंपल है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन एम भी। अभी कब का लेंगे? टी टाइम पे लेंगे ना। हाँ टाइम अच्छा, हाँ टी सर। टाइम पे स्पीड का फॉर्मूला पढ़े हो ना काइनेमेटिक्स में, भी फाइनल क्या होती है? यू प्लस ए टी होती है, यही तो होती है। भी क्या होती है? यू प्लस हाँ ए टी। हो गया, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया। ऐसे इसी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। जैसे देखो क्वेश्चन में बोलेगा, सेम तरीके का क्वेश्चन में बोला बॉडी की स्पीड है यू, एक्सेलरेट कर रहा है, और क्या देखता है कि टी टाइम के बाद इसकी एनर्जी हो जाती है ई। क्या हो जाती है एनर्जी? टी टाइम के बाद एनर्जी हो जाती है ई। टी टाइम के बाद एनर्जी, या एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, टी टाइम पे देखा गया कि इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है एल। तो बताओ कि वेवलेंथ टी टाइम पे क्या होगी? क्या होगी टी टाइम पे वेवलेंथ? क्या हो जाएगी वेवलेंथ की वैल्यू? फॉर्मूला लगा दो ना, एच अपॉन एम बी। भी तो निकालना है। तो भी और एल में क्या क्या गिवन है? देखो यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। अरे यार कहाँ चला गया? मिट गया। क्वेश्चन क्या बोला था कि बॉडी की स्पीड है u, और टाइम t पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? l दे रखा है, एक्सेलरेशन a नॉट है। तो वेवलेंथ बतानी है, क्या हो जाएगी वेवलेंथ? क्या हो जाएगी जल्दी बताओ? लेमडा हो जाएगी h अपॉन एम बी। भी को ही हटाना है, तो एक फॉर्मूला नहीं है यू यू स्क्वायर ए, प्लस टू। और तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? लेकिन हमें यहाँ पे भी चाहिए, क्या चाहिए नहीं हमें? यहाँ पे भी चाहिए। वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगा दो। तो भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट यू स्क्वायर 2 a नॉट इंटू एल, यही भी हो गई।
अभी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई h/m, अभी की वैल्यू हो गई u² + 2a0 × l। आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरीके हाँ से सर। हाँ सर। इस तरीके के रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं इंटरेक्शन की थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है? जब भी ना किसी मेटल के सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे कौन सी लाइट, विजिबल लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट, विजिबल लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट, या आगे बहुत सारी चीजें अल्ट्रा वायलेट के नीचे जितना भी है, कॉस्मिक रेज, एक्स रे, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट, ये सब जब भी इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पे, तो क्या होता है ना, कहां से कहां तक मैं बोला, कौन कौन सी रेज के बारे में मैं बोला, कॉस्मिक रे, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल, इन सब के फोटोन की एनर्जी ना सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्या होती है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट होती है। तो ना जब भी ये सारे लाइट्स फॉल करेंगे मेटल सरफेस पे, तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स ये ना जंप कर जाते हैं, स्पेस में मूव करने लगते हैं। तो लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट आई, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। लाइट के कारण क्या जनरेट हो रही है? लाइट के कारण करंट जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इस फेनोमेनन को नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स लाइट के वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट हुई है। और कौन से लाइट यूजफुल यहाँ पे रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? कॉस्मिक रे, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, ये सारे इफेक्टिव रहेंगे। और इसका मैकेनिज्म क्या है? तो पहली बार जो एक्सपेरिमेंट, पहली बार जो इसकी डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दो साइंटिस्ट है जो अलग अलग काम करते हुए सेम चीजों को डिस्कवर किया था। एक था हेनरी हर्ज और दूसरा साइंटिस्ट था हॉल वॉच। ये दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर करा था। हेनरी हर्ज ने क्या देखा कि एक वैक्यूम ट्यूब पे वो काम कर रहा था जिसमें दो प्लेट लगा हुआ था, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर का इस तरीके से निडल लगा हुआ था। और क्या करा वहां पे, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ था जो अल्ट्रा वायलेट लाइट को छोड़ रहा था। कौन से लाइट को रिलीज कर रहा था? अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो जैसे ही ये पड़ा लाइट इस पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर गया और वायर से होते हुए ये डिफ्लेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर के निडल को डिफ्लेक्ट कर दिया। ये पहला ऑब्जर्वेशन था हेनरी हर्ज का। तो उसने बहुत सारा सेटअप करा, बहुत सारी चीजें उन्होंने करा कि अरे हमने बैटरी को भी यूज में नहीं लाया है, किसी सोर्स को भी कनेक्ट नहीं किया, और हमारी जो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी इसमें कोई पावर खुद से ही जनरेट हुआ होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। तो इस फिर देखा कि यहाँ पे ढक करके देखा कि यहाँ पे मैं ढक करके देखता हूँ, ढक करके देखा तो देखा करंट पास होना बंद हो गया। इसको हटा करके देखा तो फिर एक ब्लैक पेपर डाल करके देखा, फिर बंद हो गया। इसका मतलब लाइट के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये हर्ज का ऑब्जर्वेशन था। हॉल वॉच ने क्या देखा अपने एक्सपेरिमेंट में कि एक जिंक का प्लेट था जिसपे सनलाइट आकर के गिर रही थी। तो कुछ ही देर में क्या देखता है कि ये जो जिंक है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, और थोड़े ही देर बाद वो जिंक Zn++ में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब क्या है? जैसे लाइट इस पे गिरा तो इलेक्ट्रॉन जरूर सरफेस से बाहर निकल गया होगा।
और ये कंटिन्यूअसली ऐसा होता रहा है, जिसके कारण ये प्लस में बना और फिर प्लस प्लस में बना। तो ये हर्ज एंड हॉलवाच का ऑब्जर्वेशन था। तो डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज गिवन बाय हेनरी हर्ज एंड हॉलवाच। लेकिन इसका जो लॉ था, इन सारे ऑब्जर्वेशन को, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को डिटेल में स्टडी किया वो साइंटिस्ट था लेनार्ड। लेनार्ड ने क्या करा, बहुत सारा सेटअप करा, जैसे कि उसी एक्सपेरिमेंट में देखा क्या कि दोनों प्लेट के बीच में जब मैं कोई बैटरी नहीं जोड़ रहा हूँ, बैटरी नहीं लगा रहा हूँ, केवल गैल्वेनोमीटर है, तो इसमें एक बहुत कम वैल्यू की करंट पास हो रही है, लेकिन पास हो रही है। ये फर्स्ट पॉइंट है। फिर उसने क्या करा, बैटरी लगा दिया, मान लो लाइट ऐसे फॉल कर रही थी। अब वो बैटरी लगा करके देखा कि क्या बैटरी की कोई इफेक्ट होगी इसमें करंट में। तो उसने क्या करा, बैटरी लगा दिया, इधर नेगेटिव कर दिया बैटरी का और इधर पॉजिटिव कर दिया, इस तरीके से प्लेट्स पे लगा दिया। तो ये प्लेट हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये प्लेट हो गया नेगेटिवली चार्ज, और लाइट यहाँ से प्लेट पे गिर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसको क्या कर रहा है, प्लस वाला चार्ज देखो प्लेट पे प्लस चार्ज है, इसको पुल कर रहा है, और इसका वोल्टेज मान लो V दिया बैटरी का EMF। तो उसने क्या देखा कि करंट इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं V को इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसने एक ग्राफ ड्रॉ किया फोटो करंट का V के साथ, यानी बैटरी के EMF के साथ। तो क्या देखा, शुरू में तो बहुत छोटा सा करंट पास हो रहा था, और जब मैं V को बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर नहीं बदल रहा है। तो उस करंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। तो इस तरीके का एक ग्राफ ऑब्जर्व करा। फिर उसने क्या करा, बैटरी को उल्टा कर दिया, बैटरी को उल्टा लगा दिया, बैटरी को उल्टा लगा दिया, पॉजिटिव को इधर लगा दिया और नेगेटिव को इधर वाले प्लेट से लगा दिया। लाइट यहाँ पे फॉल करी, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, नेगेटिव चार्ज है, अब प्लस वाला इधर पॉजिटिव है प्लेट, तो इसको इधर पुल कर रहा है। तो पुल करने से क्या होगा, इसकी मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, मूवमेंट क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्ट होगी। फिर क्या करा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में V को बढ़ाता चला गया, उल्टा बैटरी जोड़ा और इसकी वैल्यू को बढ़ाता चला गया। तो एक ऐसा समय आया जब करंट की वैल्यू हो गई 0, करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इस करंट की वैल्यू 0 होने पर जो ये V की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम लोग V0 या Vs से रिप्रेजेंट करते हैं। और IV का ग्राफ भी ड्रॉ करा है। IV का ग्राफ रिवर्स बैटरी के लिए लगाए, तो पहले जब V नहीं लगा था तो 0, अब उल्टा लगाया तो करंट घटता हुआ लास्ट में 0 हो गया। तो जिस EMF पे 0 हो गया उसी का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। दोनों को कंबाइन करके ग्राफ क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ओवरऑल, ओवरऑल ग्राफ क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ओवरऑल ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, फोटो करंट का EMF ऑफ बैटरी, बैटरी के EMF के साथ ग्राफ, जिसको हम लोग भी बोल रहे हैं, ड्रॉ करा। तो ग्राफ कैसा आया, कुछ इस टाइप का आया, इस तरीके का ग्राफ आता है, इस तरीके का ग्राफ आता है। यहाँ पे इसको हमने बोला सैचुरेशन करंट, और ये वो करंट है, ये वो करंट है जब बैटरी हमने नहीं लगाया, जब बैटरी नहीं लगाए, जब बैटरी नहीं लगाए। और ये कौन सी EMF है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग वाली EMF है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टॉपिंग में क्या फेनोमेनन हुआ होगा, जरा सोचो। जब बैटरी नहीं लगा रहे होंगे तो प्लेट से ना किसी स्पीड से जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, मान लो स्पीड V है,
काइनेटिक एनर्जी उसके पास रही होगी हाफ mv²। लेकिन जब उल्टा बैटरी लगाया तो यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, जब भी बैटरी लगाएंगे तो एक वोल्टेज सेट हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे प्लस और माइनस तो क्या होगा, वोल्टेज सेट हो जाएगा V का, और ये वोल्टेज उसके काइनेटिक एनर्जी को 0 कर देगा। तो यहाँ पे एक्चुअली वही हुआ कि काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, जो भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का था वो EV के इक्वल हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके का बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया था लेनार्ड ने। अब मैं नेक्स्ट पेज में इसी के लॉ को डिस्कस कर रहा हूँ। आप जरा देखना, नेक्स्ट इसका ऑब्जर्वेशन क्या था, या मान लो मैं एक क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि फोटो करंट का भी के साथ जो ग्राफ है, मान लो मैं 3 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके का। एक ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है, और तीसरा ग्राफ कुछ ऐसा है, तीसरा ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ, इसको हमने बोला A, B और C, ऐसा बोला। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस वाले ग्राफ का सबसे ज्यादा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस वाले ग्राफ का ज्यादा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ पे दिखाया था, देखो पीछे वाला। अरे यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ पे दिखाया था, देखो ग्राफ में, देखो ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वाला, ये लेंथ है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप बताओ किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है? अभी भी नहीं आया समझ में, क्या कर रहे हो तुम? स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं आ रहा समझ सर में? ए का। क्या बात है, देखो तो ये लेंथ कह रहा हूँ, अब कैसे बताऊं? ये लेंथ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जहां कट कर रहा है उसकी लेंथ। फिर क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है? ए। तो इसमें इतना लेट लगाने की क्या जरूरत है? ये हो गया ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हो गया बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये हो गया सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल। सी का हो गया, तो ए का स्टॉपिंग हाँ पोटेंशियल से ज्यादा है, बी का ज्यादा है सी से। यह स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका बात करो, किस ग्राफ के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी? किस ग्राफ के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी? तो अभी देखो मैं बताया हूं, ध्यान से नहीं देखेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। अभी अभी मैं बताया, देखो ये वाला रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई थी। तो काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो ज्यादा वोल्टेज वाला बैटरी लगा करके जोड़ना, उसको अपोज करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। कम स्पीड से चल रही है तो कम स्ट्रेंथ वाला बैटरी लगा करके रोकना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? हाँ सर। तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहा होगा ये बताओ? ए। ए का। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बोल रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहा है
कि उसकी एनर्जी बहुत फास्ट थी, उसकी स्पीड बहुत फास्ट थी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमें रिवर्स डायरेक्शन में बड़ा बैटरा लगाना पड़ा। समझ में आया कि नहीं? तो हाँ काइनेटिक सर। एनर्जी ए का ज्यादा है बी से और बी का ज्यादा है सी से। ये है। अच्छा, किस लाइट की एनर्जी ज्यादा रही होगी? किस ग्राफ में लाइट की एनर्जी ज्यादा रही होगी? लाइट एनर्जी की बात कर रहा हूं। देखो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग कर्व में क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पीड से चल रहा है। ऐसा क्यों रहा होगा? क्योंकि अलग अलग तरह के क्या लाइट फॉल करा होगा, और आपको पता है अलग अलग लाइट के फोटोन की एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की हाँ स्पीड सर। क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। तो आपको बताना है लाइट की एनर्जी किस ग्राफ में सबसे ज्यादा रही होगी? सर ए में। ए में रही होगी। इसमें क्या है? एनर्जी लाइट की ज्यादा रही तभी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कहाँ हाँ से? सर। लाइट से ही तो लिया है। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कहाँ हाँ से? सर। लाइट से। तो फोटोन की जो एनर्जी ए में रही होगी सबसे ज्यादा रही होगी, फिर बी में रही होगी, फिर सी में रही होगी। अच्छा, किस ग्राफ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ए बी सी ग्राफ में जिसकी एनर्जी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा रही होगी? एनर्जी ज्यादा। ए हाँ, की। एक ही ज्यादा रही होगी फ्रीक्वेंसी। अभी बताया प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये हाँ सर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही होगी। वेवलेंथ किसकी ज्यादा रही होगी? वेवलेंथ किसकी सी। ज्यादा रही होगी? तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा वेवलेंथ। तो हाँ सर। वेवलेंथ ए की सबसे छोटी रही होगी, उससे बड़ी बी की रही होगी, उससे बड़ी सी की रही होगी। नहीं? हाँ सर। देखो ना, इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो हाँ सर। पेज में देखते हैं। अनदर ऑब्जर्वेशन क्या था? अनदर ऑब्जर्वेशन या अनदर लॉ ऑफ लेनार्ड। लेनार्ड ने दूसरा क्या लॉ बताया कि मान लो एक कोई प्लेट है, मान लो ना ये इस तरीके का है, और हमने क्या करा है, इस तरीके का वैक्यूम ट्यूब है और इस तरीके का प्लेट लगा हुआ है। अब हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। पहले मैं यूज कर रहा था, पहले यहाँ पे गिर रहा था 5 फोटोन्स पर सेकेंड, और अब मैं गिराने लगूं इस पे 15 फोटोन्स पर सेकेंड। तो क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? पहले प्लेट पे 5 फोटोन गिर रहा था हर सेकेंड, अब 15 फोटोन गिर रहा है। तो पता है इसमें जो इंटरेक्शन होती है 1 फोटोन की 1 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन होती है। 1 फोटोन की 1 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन होगी। तो हाँ सर। 1 सेकेंड में 5 फोटोन गिर रहा था तो 5 इलेक्ट्रॉन निकल रही होगी पहले, नहीं? सर। अब 15 गिर रही है तो अब 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेगी। निकलेगी कि नहीं?
तो करंट की अमाउंट सर। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, ये बताना है। करंट की अमाउंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? हाँ इंक्रीज हो जाएगी। करंट की अमाउंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो वो जो ग्राफ आपने देखा था ना फोटो करंट का बी के साथ ग्राफ, वो ग्राफ कुछ ऐसे आया था कि नहीं? तो जब आप नंबर बढ़ा देंगे ना, जब आप नंबर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो सारी ऐसे हो जाएगी। और नंबर बढ़ाएंगे तो वो ग्राफ और ऐसे हो जाएगी। और नंबर बढ़ा देंगे तो ग्राफ और ऐसे हो जाएगी। तो क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? सेचुरेशन करंट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? सैचुरेशन सेचुरेशन करंट चेंज हो रहा है। सेचुरेशन करंट चेंज हो रहा है। तो जब भी आप नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट कर रही है उसको चेंज करेंगे तो सेचुरेशन करंट चेंज हो जाती है। ठीक है, सेचुरेशन करंट क्या होती है? चेंज हो जाती है। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होता है? वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटेंसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटेंसिटी को। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हैं? इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो जब भी इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो इसका मतलब होगा सेचुरेशन करंट का बढ़ जाना। सेचुरेशन करंट का बढ़ जाना। तो उसने एक ग्राफ ड्रॉ किया सेचुरेशन करंट का इंटेंसिटी के साथ। सेचुरेशन करंट का इंटेंसिटी के साथ ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन आता है। ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। आ गया बात समझ में? हाँ सर। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। हाँ सर। बहुत सारे उसके ऑब्जर्वेशंस थे। फिर उन्होंने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी का अनदर ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ ड्रॉ किया। तो हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होती है ना, मान लो अल्ट्रा वायलेट का यूज करा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रही है। तो विजिबल का जब यूज करेंगे, रेड लाइट का जब यूज करेंगे तो वो नहीं निकल पाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन बाहर नहीं ला पाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंट करते हैं एफ थ्रेशोल्ड से। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर गिरेगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का एफ के साथ ऐसा ग्राफ, सॉरी ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का एफ के साथ ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी भी का भी एफ के साथ ग्राफ ड्रॉ करा है। भी का एफ के साथ ग्राफ ड्रॉ किया। भी क्या है? भी है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का एफ के साथ ग्राफ ड्रॉ किया तो वो भी कुछ ऐसे आता है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन के बाद ये लॉज दिए हैं लेनार्ड ने। और ये सारे ऑब्जर्वेशंस
आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इजिली एक्सप्लेन हो सकता है। कैसे इजिली एक्सप्लेन हो सकता है, अब आप लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट थ्योरी, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन केवल इसी से आता है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक मेटल है, ये एक मेटल है, तो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं बताओ। मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 to 3 एटॉमिक लेयर Outer तक segment. डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सरफेस 2 to 3 एटॉमिक लेयर, बाहरी जो 2 से 3 एटॉमिक लेयर होती है वहीं बैठा रहता है, वहीं बैठा रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर नहीं होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है ना, एक नेगेटिव एनर्जी, जिसको मैं यहाँ पे, वो प्रैक्टिकली दिखती नहीं है मेटल में, हम उसको इमेजिन कर रहे हैं कि ये हाइट एक नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी एनर्जी है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो बाहर तो नहीं आता है ना, खुद से बाहर नहीं आता है। जब आप बाहर से एनर्जी देंगे तभी वो बाहर आता है, तो इसका मतलब उसको एक एनर्जी चाहिए कम से कम सरफेस तक लाने के लिए, तो उस एनर्जी को ही बोल रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी। इस हाइट की एनर्जी तो उसे चाहिए, तो इसी नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ पे वर्क फंक्शन बोली जा रही है। क्या बोली जा रही है, वर्क फंक्शन, और रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। मान लो लाइट फॉल करा यहाँ पे, और मान लो ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इसको मैं दूसरे पेज में लेता हूँ। मान लो ये जो मेटल की सरफेस है और नेगेटिव एनर्जी की ये हाइट है, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और मान लो ये नेगेटिव एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लाइट यहाँ पे गिर रहा है मान लो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी कि नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन एमिशन होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि इस लाइट के पैकेट, एक पैकेट के पास एनर्जी है 1.5, एक पैकेट के पास एनर्जी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो पूरा इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, बाहर नहीं निकाल पाएगा, है ना, तो नो एमिशन होगा, कोई एमिशन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की एमिशन ही नहीं होगी। अब मान लो दूसरा लाइट लिया हूं, एक दूसरा लाइट फॉल कराया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, आप बताओ क्या होगा, तो ये वाला यहाँ पे जो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव एनर्जी को, गैप को जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन वो रेस्ट में रहेगा। क्या रहेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको चाहिए था और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मिल गया, तो वो केवल इस गैप के बाहर चला आएगा लेकिन रुका हुआ रहेगा। अब मान लो एक तीसरा लाइट यहाँ पे गिरा जिसकी एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, 3 में से 2 तो उसका गायब हो गया,
बचा कितना इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में शो करेगा। फोटोन के पास कितनी एनर्जी थी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसके साथ इंटरेक्शन करेगा तो क्या होगा? ये वाला मेटल सरफेस पे आएगा और मेटल सरफेस के पास इसके पास एक एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, तो बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसा बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो ये मेटल की सरफेस है, ये नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी है जिसकी हाइट है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं 2 to 3 एटॉमिक लेयर तक, 2 to 3 एटॉमिक लेयर तक लाई करते हैं। और यहाँ पे मान लो एक जस्ट यहाँ पे फॉल करा है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन पे गिरा है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन पे गिरा। और ये एनर्जी कितनी है इसकी? मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे गिरा और फिर यही लाइट ना थोड़ा और अंदर जा करके गिरा, यहाँ पे गिरा। और ये लाइट और थोड़ा अंदर जा करके यहाँ पे गिरा, और थोड़ा अंदर जा करके यहाँ पे गिरा। अब क्या होगा आप बता सकते हो? इसका नामकरण मैं कर देता हूँ, नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, ABCD। अब बताओ, सबकी एनर्जी सेम है, सबकी एनर्जी, सारे लाइट की एनर्जी सेम थी, तो कौन से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम होगी, ये बताना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करना है। ए की सबसे ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी और हाँ, डी की सबसे कम होगी। सही बात, क्योंकि जो जितनी गहराई में होगा ना उसकी उतनी नेगेटिव एनर्जी होगी। है समझ में कि नहीं? तो बी की नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी, सी की और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी, डी की सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी। तो इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ई में, ई क्या है? नेगेटिव एनर्जी जो दिख रहा है। तो 5 माइनस 3 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ई। अब ई जिसकी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ई का मतलब ये वाली गैप, ये वाली गैप। तो यहां से आप समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ए की सबसे ज्यादा रही होगी, बी की उससे कम, सी की उससे कम और डी की सबसे कम रही होगी। इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट all electrons have not the same kinetic energy. सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, but have a range from 0 to k maxima, 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक के रेंज में होती है। के मैक्सिमम किसकी होगी बताओ? सबसे ऊपर वाले की ही तो होगी, नहीं? तो अगर काइनेटिक मैक्सिमा की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं कि नहीं? जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है एक मेटल की सरफेस है और मेटल का वर्क फंक्शन फाई दिया हुआ है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट इस पे गिरती है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो आपको बताना है
इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है और इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, बताओ जल्दी से आंसर करो। सर 5.5 मैक्सिमम और सॉरी मिनिमम 5.5। मिनिमम तो भाई 0 होगा। मिनिमम का मतलब क्या है, इतने गहराई पे ये लाइट चला गया इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए जिसकी नेगेटिव एनर्जी भी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। 7 में 7 को कैंसिल कर दिया, हो गया 0। अब मैक्सिमा के लिए क्या करना है, सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग जाना है, नहीं तो वो क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को ही ये रिप्रेजेंट करता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को, सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो 7 माइनस 1.5 कितनी हो जाएगी, 5.5 हो जाएगी। तो काइनेटिक मैक्सिमा ये हो गई, मिनिमा हमेशा 0 ही रहेगी, मिनिमा हमेशा क्या रहेगी, समझ में आया क्या, 0। समझ में यहाँ तक आया। हाँ सर। तो अब मैं आपको आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टेटमेंट बता रहा हूँ। आइंस्टाइन ने क्या बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और इसी एक्सप्लेनेशन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने बोला कि जो फोटोन की एनर्जी होगी, फोटोन की एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा। इसी एक लाइन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। सही है कि नहीं है, पिछले वाले से कंपेयर करो, सही है क्या। हाँ, एनर्जी को हम लोग कैसे लिखेंगे, फोटोन के एनर्जी को H/F लिखेंगे या hc/λ लिखेंगे प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से। अब वर्क फंक्शन तो दी रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा को कैसे लिखेंगे बताओ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को बहुत तरह से लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं अभी। जैसे देखो, लेनार्ड का जो ऑब्जर्वेशन था उसमें उन्होंने क्या करा था, एक प्लेट था और इस प्लेट पे लाइट आके गिर रही थी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था। तो ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से भी तो जा रहा होगा, और मान लो इसके पास एनर्जी E था और इस प्लेट के पास वर्क फंक्शन फाई था। तो फिर लेनार्ड ने क्या करा, उल्टी बैटरी लगा करके इसको रोक दिया था। इसी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा को E/V कर दिया था, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन रहेगा तो आपको समझ जाना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा को E/V भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा को क्या लिख सकते हैं, E/V भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, फाई को कैसे लिख सकते हैं, फाई में अगर वेरिएशन करे क्वेश्चन में तो फाई क्या है बताओ। फाई भी तो एक नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी ही है ना, क्योंकि ये एनर्जी है तो इसको भी Hc/λ एनर्जी है तो इसको भी इसको भी Hc/λ लिखा जा सकता है। HC/, तो देखो इसको क्या करा जा सकता है, फाई को Hc/λ। लैम्डा क्या है, लैम्डा वो उस फोटोन की वेवलेंथ है जो फ्री इलेक्ट्रॉन को केवल सरफेस पे लाया है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाली लाइट आकर के गिरेगी तो उसको केवल सरफेस पे ले जाएगी,
और थ्रेशोल्ड से ज्यादा वाली लाइट आकर के गिरी, थ्रेशोल्ड से कम वाली, तो वो सरफेस पे भी ले जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी देगी। तो यहाँ पे लैम्डा थ्रेशोल्ड लिख सकते हैं या एच एफ थ्रेशोल्ड लिख सकते हैं। तो फाई के वेरिएशंस पे इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पे लैम्डा थ्रेशोल्ड, एफ थ्रेशोल्ड की बात करें तो ये यूज करेंगे। ओवरऑल आप समझेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जैसे मान लो एक मेटल है और मेटल की ना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मान लो दिया हुआ है 300 नैनोमीटर। अब एक लाइट इस पे गिर रही है, बहुत सारी लाइट मैं दे रहा हूं, ये लाइट है 400 नैनोमीटर का जिसको मैं ए बोल रहा हूं, और ये है 250 नैनोमीटर का जिसको मैं बी बोल रहा हूं। अब बताओ किस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल इन, किस में पॉसिबल है बताओ, ए में या बी में? ए। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा ना, कम फ्रीक्वेंसी वाला कम एनर्जी को शो करता है, तो कम एनर्जी वाला निकाल पाएगा क्या? हाँ, बी बी बी। हाँ, तो यही समझना है ना, बी से निकल पाए, इससे ज्यादा वाला वेवलेंथ निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल इन केस ऑफ बी, बी में निकल पाएगा। समझ में आया क्या? हाँ। जनरल स्टेटमेंट क्या दिया जा सकता है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी मस्ट हैव लैम्डा ग्रेटर देन या लेस देन, क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कि लेस होगा? लेस होगा, लेस। लेस, लैम्डा लेस देन लैम्डा थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए तभी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ऐसे कर सकते हैं कि मान लो एक मेटल की प्लेट है और इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10⁷ हर्ट्ज दी गई है, 10⁷ हर्ट्ज दी गई है। अब एक लाइट फॉल करा है, दो लाइट ए और बी, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 1.5 10⁷ और इसका दिया गया 0.5 10⁷। अब बताओ किस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है? ए अभी। किस में पॉसिबल है? ए में पॉसिबल है, क्योंकि इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, ये तो कम है, तो ज्यादा वाले फ्रीक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। नहीं, ज्यादा वाले तो वेवलेंथ में क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी में अगर स्टेटमेंट दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, बल्कि वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम करेगी उसको मैं समराइज कर देता हूँ। कौन कौन सी फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम करेगी उसको मैं एक साथ रख देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। फर्स्ट, फोटोन की एनर्जी होगी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा, और आपको पता है एनर्जी को कैसे कैसे लिख सकते हो, एच एफ एच सी बाई लेमडा। वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हो, एच एफ थ्रेशोल्ड या एच सी बाई लेमडा थ्रेशोल्ड। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा को कैसे लिख सकते हो,
ई इंटू भी लिख सकते हो। केवल ये फॉर्मूला है जिससे सारी चीजें कर सकते हैं, है ना, सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ ग्राफिकल, जो लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन था उसमें बहुत सारे ग्राफ्स आए थे ना, उन सारे ग्राफ्स को भी यहाँ से एक्सप्लेन करा जा सकता है। देखना कैसे, जैसे हमें बोले कि काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ ड्रॉ करो। काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ ड्रॉ करना, ये क्वेश्चन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी होती है H इंटू एफ, तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ? एच एफ माइनस फाइव। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? ये हो गई y, हाँ ये हो गई x, ये हो गई स्लोप, और ये हो गया इंटरसेप्ट। नहीं, कहाँ कट कर रहा है? तो ग्राफ ड्रॉ कर लो जल्दी से। क्या हो जाएगी ग्राफ? ग्राफ क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी ग्राफ बताओ? y इक्वल्स टू, रिलेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। इसी का तो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एम एक्स माइनस माइनस सी का मतलब नीचे कट करेगा यहाँ पे, तो ग्राफ हाँ कुछ ऐसे जाएगी। ग्राफ कुछ ऐसे जाएगी, नहीं? पॉजिटिव अब बताओ कौन सी चीजें नहीं होगी? काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती है ना। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव वाला पार्ट नहीं रहेगा फिजिक्स में। मैथ ये कहता है, लेकिन फिजिक्स क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और एफ का ये ग्राफ हो गया। अब ये क्या बता रहा है? आपको पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। यही था कि नहीं लेनार्ड में? लेनार्ड में भी यही ग्राफ ड्रॉ करा था कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी का एफ के साथ। स्लोप देखो क्या है, स्लोप क्या है? देखो स्लोप प्लैंक कांस्टेंट है। स्लोप क्या है? प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल है। यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे जो tan थीटा है वो प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल है। और इधर जो कट कर रहा है ये वाला हाइट वर्क फंक्शन है। क्या है? वर्क फंक्शन है। क्या है ये? वर्क फंक्शन है। जैसे देखो, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी और एफ की दी गई है ग्राफ। इस तरीके का ग्राफ्स दिया हुआ है, ऐसे मान लो दिया है। ये है θ1, यह है θ2 और यह है θ3। अब बताओ रिलेशन क्या है? रिलेट θ1 θ2 एंड θ3। क्या रिलेशन है तीनों में बताओ? तो अभी देखा था ना, काइनेटिक एनर्जी और एफ के ग्राफ में tan थीटा प्लैंक कांस्टेंट थी। क्या थी? अब प्लैंक कांस्टेंट तो हमेशा एक कांस्टेंट होती है, तो थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो θ1 बराबर होगा θ2 के बराबर होगा θ3 के। हो गया? नहीं, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में बोलो, इसी में आप बताओ कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। इसी में अगर पूछा, ये ग्राफ है ए और ये बी और ये सी, किस ग्राफ का वर्क फंक्शन ज्यादा है? तो देखो ऊपर वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ देखो, ये वाला हाइट को वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये वाले हाइट को वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो वर्क फंक्शन के लिए क्या करो, उसको पीछे ले जाओ। ये हाइट ए का हो गया, ये हाइट बी का हो गया, ये हाइट सी का हो गया। किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? सी का।
ई का ज्यादा है, बी का उससे कम है, ए का सबसे कम है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन सी का सबसे ज्यादा है, उससे कम बी का और सबसे कम ए का है। तो हर क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। समझ में आया कि नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना मैं फॉर्मूला बताया हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन की सीट भेजूंगा, जो आज मैं पढ़ाया उसी पे बेस्ड रहेगा क्वेश्चन। ठीक है? ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। आज मैं जितना बताया हूँ केवल उस पे रहेगा क्वेश्चन, आप लोग कर लेना।